2020 में एनईपी को लाया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसके तहत बहुत सारे चेंजेस आए सीबीएसई के इकोसिस्टम में। और सेकेंडरी एजुकेशन जिस तरीके से परसीव किया जा रहा था ना काफी समय से, उसमें बदलाव आने ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, स्पेशली पिछले साल से, जब हम लोग सब्जेक्टिव पे कम ध्यान दे रहे थे और ऑब्जेक्टिव को थोड़ा वेटेज ज्यादा दिया था। इस साल फिर से एक और ऐसा ही हमारे पास एक सर्कुलर आ चुका है, जहां पे ये बोला गया कि और ज्यादा एमसीक्यूज के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव पे दिया जाएगा और सब्जेक्टिव पे थोड़ा कम कर दिया जाएगा। नाउ द रीजन बिहाइंड दिस इज वेरी सिंपल, ताकि रट्टाफिकेशन मतलब रोड लर्निंग से बच्चे थोड़े से डाइग्रेस होकर थोड़ा सा हट के वो लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच के ऊपर ध्यान दें। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच क्या होती है? मतलब जहां पे व्यक्ति को अपने आप सोचना पड़ता है कि यार ये हुआ तो ये क्यों हुआ। तो बेसिकली यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। अब ये साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स के लिए बहुत आसान हो सकता है। द रीजन इज वेरी सिंपल, वहां पे हमें ऑलरेडी क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत जरूरत पड़ रही है, बिकॉज वी आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द डॉट्स। बट जैसे ही हम लिटरेचर की बात करते हैं तो यहां पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच को किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा। तो यार इस बारे में सोचा और ध्यान दिया कि अच्छा, पोएट्री की अगर बात की जाए तो वहां पे तो वैसे भी रीडिंग बिटवीन द लाइंस होता है, काफी इनसाइट का बहुत काम होता है, और फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से यूज किए हुए हैं, या फिर अपने लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस किस किस को यूज किया गया है, ये सारी चीजें हमें बहुत सोचने में मजबूर करती है कि ए बी राइम स्कीम है तो क्यों है। सो वी हैव टू एक्चुअली थिंक अबाउट दैट। बट जब हम लिटरेचर की बात करते हैं और जब लिटरेचर के अंदर हम जब प्रोज की बात करते हैं, तब यहां पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को अप्रोच करने का थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यूजुअली यही लगता है कि यहां पे तो रटना ही ज्यादा है। बट नहीं, देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स जो कि स्टोरीज के अंदर भी हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच के लिए मजबूर कर सकते हैं कि ऐसा करना पड़ सकता है। उसमें से एक चीज को हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया है, और वो है कैरेक्टर स्केचेस। कैरेक्टर स्केचेस क्यों, आप सोच रहे होंगे? द रीजन इज वेरी सिंपल। किसी भी स्टोरी के प्लॉट को ड्राइव करने के लिए हमें कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, और जैसे ही हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो हम ये बात कर रहे होते हैं बिहेवियर्स की, उनके एक्शंस और रिएक्शंस की। तो यहां पे ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम लोग उनके बिहेवियर या फिर उनके पर्सनैलिटीज को समझने लगे तो पूरी स्टोरी को समझना थोड़ा और आसान हो जाता है। तो उसी के तहत हम लोगों ने सोचा कि यार मिड टर्म को ध्यान में रखते हुए फटाक से जितने भी मिड टर्म में अपने चैप्टर्स आ रहे हैं ना, उन सब के कैरेक्टर्स को बैक टू बैक एक बार क्विकली रिवाइज कर लिया जाए। तो हम लोग शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के साथ। अच्छा लगेगा तो प्लीज बताइए कमेंट्स में कि यार ये अप्रोच अच्छी लगी। तो चलिए चैप्टर नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। सबसे पहला कैरेक्टर है मिसेस पंफ्री का। अब मिसेस पंफ्री कौन है? शी इज अ वेल्दी रिच वुमन जो कि अपने डॉग ट्रिकी के लिए बहुत ज्यादा डिवोटेड है। ट्रिकी हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहेगा, थोड़ी देर में बात करते हैं उसके बारे में। तो पंफ्री मैडम के साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि शी वॉज इग्नोरेंट। मतलब उनको प्यार बहुत करती थी अपने डॉग को, पर वो इग्नोरेंट भी थी। उन्हें ये लगता था कि खाना या लैक ऑफ फूड, माल न्यूट्रिशन वाज द इशू विद ट्रिकी। बट नहीं, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड एक्सेसिव फूड एंड वैरायटी ऑफ फूड वाज द एक्चुअल इशू। तो तभी कुत्ता उनका बीमार पड़ गया, और यही ओवर प्रोटेक्टिव नेचर के चलते वो डॉक्टर के बोलने के बावजूद भी अपने ट्रिकी को वैसी खाना खिलाती रही। बट दे रहा है दुरुस्त है, आखिर में ट्रिकी बेहतरीन हो जाता है अगर कहानी याद होगी तो, क्योंकि इससे रिलेटेड जो हमारा पूरा चैप्टर की समरी है अलॉन्ग विद ऑथर सारा कार्यक्रम वो हमने दे दिया है ऑलरेडी। नाउ दूसरा कैरेक्टर है ट्रिकी का। ट्रिकी कुत्ता है, वो बेसिकली एक स्टमक है विद 4 लेग्स, पेट 4 लेग्स के साथ, क्योंकि उसे खाना पसंद है। अगर आपके पास पेट होगा तो आपको पता होगा कि उन्हें खिलाते रहो, बस उनको और कुछ नहीं चाहिए। खिलाओ, पॉटी कराओ, सुलाओ और खेलते रहो, यही 4 चीजें उनके जीवन में होती है। ट्रिकी के साथ भी ऐसे ही कुछ था। तो अनफॉर्चुनेटली वो इतना ओबीस हो गया था कि वो छोटे छोटे पैरों पे चलते चलते ऐसा लगता था कि एक हॉट डॉग का सॉसेज है और उसके 4 पाँव निकल आ चुके हैं। नाउ उसको जब मौका मिला टू गेट हेल्दियर तो बहुत ही मस्कुलर और एक्टिव भी हुआ। तो ये बेसिकली ट्रिकी एक मासूम सी जान जो कि पंफ्री अपने पेट पेरेंट के ऊपर डिपेंड करती थी, इस टाइप का अपना है काम। उसकी बहुत ही खराब हैबिट ये थी कि वो ओवरफेड होता था, मतलब वो खाता पीता रहता था पूरे टाइम। तो ये खराब आदत थी उसकी। नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर जेम्स हेरियट। ये हमारे एक्चुअल हीरो हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जेम्स हेरियट इज अ वेरी शार्प गाय। उन्हें यह पता था कि अगर जब तक पंफ्री मैडम के घर से, उनके माहौल से ट्रिकी को नहीं निकाला गया ना, तो ये मोटे से और मोटा होता चला जाएगा। तो उन्हें यह पता था कि इंटेलिजेंटली किस तरीके से किया जाए, और इसलिए सर्जरी की जरूरत ना पड़ते हुए भी, किसी भी ट्रीटमेंट की एक्चुअली जरूरत ना पड़ते हुए भी, जहां पे कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट सीरियस वाला लगे, उन्होंने मैडम पंफ्री को डराया थोड़ा सा और ट्रिकी को अपने पास रख लिया। इसी बहाने ही वॉज ऑल्सो अ लिटिल बिट कनिंग। कनिंग क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि खाना जो भी ट्रिकी के लिए आया करता था वो खुद चट कर जाता था अपने टीममेट्स के साथ बैठ के। तो ये वाली चीज भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। बट ही वॉज एट द सेम टाइम अ वेरी ऑनेस्ट मैन एज वेल। वाई? क्योंकि वो 2 हफ्ते के लिए ये किया पर तीसरे हफ्ते में उसके साथ एंटर नहीं किए, बिकॉज ही वॉज गुड एट हार्ट।
तो ये वाली चीज को हमें ध्यान रखना है। एंड ही वाज अ वेरी वेरी प्रोफेशनल एज वेल। व्हाई? बिकॉज एज अ वेटरनरी डॉक्टर ही न्यू कि ये एक चीज ऐसे चाहिए, देयर आर नो नीड ऑफ मेडिसिन, नाइदर एनी ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड, सिर्फ एक डाइट या लाइफस्टाइल में चेंज चाहिए। वो छोटा सा ट्वीक करके उन्होंने ट्रिकी को ठीक कर दिया। ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे हमारे पहले चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी फ्रॉम आवर बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, अ थीफ्स स्टोरी। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, एक हरी और एक अनिल। हरी इज आर मेन प्रोटैगनिस्ट, मतलब एक्चुअली एंटागनिस्ट, क्योंकि ये है चोर। अब ये बहुत ही शाना है, ही इज वेरी कनिंग एंड ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैब, मतलब ही नोज हाउ टू टॉक टू पीपल एंड फ्लैटर देम। इसी तरीके से तो उसने अनिल के साथ दोस्ती करी थी शुरुआत में कि वाह यार तुम रसलर की तरह दिखते हो, क्या बढ़िया पर्सनैलिटी है, और धीरे धीरे करके उसके लाइफ का पार्ट बन गया। नाउ ही कैन अर्न पीपल्स ट्रस्ट बिकॉज ही नोज हाउ टू स्पीक टू देम। तो ये चीज हमें जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, ही इज क्वाइट सेल्फिश। शुरुआत में एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टोरी में काफी सेल्फिश होता है, क्योंकि वो पैसे वगैरह चुराने और एटने के हिसाब से उसके पास आता है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि अनिल हैज ऑलवेज बीन काइंड टू हिम। ये 2 इसके सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बट तीसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका, जो बहुत खूबसूरत कैरेक्टरिस्टिक निकल के आता है, वो होता है दी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड दी एबिलिटी टू चेंज। क्योंकि जब वो स्टेशन पे बैठा होता है चुपचाप, वहां पे जाके उसे रियलाइजेशन होता है कि नहीं यार इसने मेरे साथ अच्छा किया, और वो चेंज के केपेबल होता है। बिकॉज अगर अंत तक हम स्टोरी के पहुंचे तो हमें ये पता चलता है कि हरी अंडरगोज अ चेंज ऑफ हार्ट, जिसके तहत वो चोरी करने के बावजूद भी वापस अनिल के पास जाता है और वो पैसे वहां पे वापस रख देता है जहां से वो चुराया होता है। तो ये चीजें हमें हरी के बारे में जानने की बहुत जरूरत है, 2 खराब 2 अच्छी। अब बात करते हैं हम अनिल के बारे में। अनिल इज अ यंग एस्पायरिंग राइटर। वो बहुत ही मेहनती और हार्ड वर्किंग है और एक ऑनेस्ट लिविंग को कमाना जानता है। साथ ही साथ कभी हमें लग सकता है कि वो नाइव है, मतलब वो ज्यादा दुनियादारी नहीं समझता, पर ऐसा नहीं है। ही इज वेरी शार्प। अनिल को लोगों की परख है, ही अंडरस्टैंड्स पीपल एंड देयर इंटेंशन, क्योंकि वो पहले ही समझ चुका होता है कि हरी उससे झूठ बोल रहा है क्योंकि कुकिंग नहीं आती, और उसके अलावा वो हर बार 1 रुपए भी चुरा रहा होता है जो भी ग्रोसरी आइटम्स खरीदने जाता है उसके बाद। बट स्टिल अनिल इज अ वेरी काइंड पर्सन, क्योंकि ये सब जानते हुए भी वो हमेशा सोचता है कि हर एक इंसान को एक मौका जरूर मिलना चाहिए। और वो हरी को भी एट द एंड ऑफ इट, इवन तो वो जानता है कि वो गड्डी ऑफ मनी, वो पैसे का जो गड्डी होता है वो चुरा लेता है, फिर भी वो हरी को एक और चांस देता है और कभी भी उसे क्रिटिसाइज नहीं करता है, बुरा भला कभी नहीं बोलता है। गलती होने के बावजूद भी उसके सिखाने का तरीका एक अलग होता है। सो ही इज अ वेरी काइंड पर्सन, ही इज ऑनेस्ट एंड ही इज वेरी शार्प। ही अंडरस्टैंड्स हाउ टू जज अ पर्सन्स कैरेक्टर एंड ऑन दैट बेसिस ही डिसाइड्स हिज नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो काफी शार्प इंसान है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 2, अ थीफ्स स्टोरी। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 3 है द मिडनाइट विजिटर। इसके अंदर 3 इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। ये डिटेक्टिव स्टोरी है, अगर आपको याद होगा तो इसका भी पूरा का पूरा समरी जो है हमारे इस चैनल पे अपलोडेड है। अब ऑसिबल नाम का एक बंदा है, दूसरा है मैक्स और तीसरा है फाउलर। ऑसिबल हमारा हीरो है, मोटू सा है, एकदम छोटू सा है, लगता नहीं उसे देख के कोई डिटेक्टिव होगा, बट that is a very deceptive visage. His facade is very deceptive. मतलब वो जिससे दिखता है वैसा वो है नहीं, because he is very sharp of mind. काफी agile है, agile का मतलब quick thinker है वो, और इसी तरीके से पूरी कहानी में वो outwit कर देता है हमारे मैक्स को, जो कि उनका enemy होता है। अब मैक्स की बात करते हैं हम लोग, तो मैक्स जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा फिट है इससे, और ज्यादा लंबा नहीं है पर इससे कंपैरेटिवली फिट है, और उसके हाथ में एक रिवॉल्वर होती है, एक पिस्टल होती है, जो भी वेपन होता है बेसिकली। पर उसको अगर हटा देना तो मैक्स भी कुछ ज्यादा इंपोजिंग फिगर नहीं है, मतलब कुछ ज्यादा इंटिमिडेटिंग फिगर नहीं है। अब मैक्स थोड़ा सा एंग्शियस और थोड़ा सा डिम वेटेड भी कह सकते हैं कंपेयर टू ऑसिबल। द रीजन इज वेरी सिंपल, कि वो मान लेता है उस पूरी एंग्जाइटी एंग्शियस सिचुएशन में जो कि ऑसिबल क्रिएट करता है कि पुलिस आ चुकी है और वगैरह वगैरह वगैरह, कि वो जहाँ पे बालकनी नहीं होती वहां से भी कूद पड़ता है। तो मतलब एक डिटेक्टिव थोड़ा तो देख के उतरे कि कहाँ पैर रख रहा है, इतना भी नहीं कर पाता बिकॉज ही इज एंग्शियस। तो काफी एंग्शियस और अंडर स्ट्रेस्ड रहता है मैक्स, ये हमें बात जानने की बहुत जरूरत होती है, बिकॉज ही रिएक्टेड टू ऑसिबल्स ट्रिकी आइडियाज, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तीसरा है फाउलर। तो फाउलर एक थर्ड पर्सन है, मतलब वो एक एस्पायरिंग नॉवेलिस्ट है जिसको डिटेक्टिव जॉनर बहुत पसंद है, और वो ऑसिबल के आसपास इसलिए रहता है कि शायद कोई इंटरेस्टिंग कहानी मिल जाए, पर धीरे धीरे उसके मोटापे को देख के उसकी उम्मीदें ठंडी पड़ती जाती हैं। पर इस किस्से के बाद वो बोलता है कि यार एक नंबर बंदे के साथ में रहता हूँ। तो इसके बारे में इतना ही, ही इज क्यूरियस बट ही इज अ लिटिल स्केर्डी कैट ऑफ सॉर्ट्स एज वेल, मतलब फट्टू सा है, डरता है वो चीज़ों से। तो ये भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ऑफ कोर्स किसी के सामने गन आएगी तो कौन, बहुत ही कम लोग होते हैं हिम्मत दिखाने वाले, मैं तो नहीं दिखा पाऊंगा, मैं तो डर जाऊंगा।
अब ये इतना क्विक तरीके से हम लोग कैरेक्टर स्केचेस को यहाँ पे समझ रहे हैं। अगर आपको पता होगा तो आप बाय द वे इफ यू आर फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग, आपका रिवीजन भी हो रहा है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 4 पे, द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अगेन एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर जहां पे हम दो चोरों के बारे में जानते हैं और किस तरीके से थीव्स के बीच में ऑनर नहीं होता है ये हमें समझ में आता है। पहला हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है हॉरेस डैनबी। वैसे तो लोगों को लगता है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है और अच्छा इंसान है, सो ही इज अ गुड पर्सन, ही इज अ गुड सिटीजन, बट ही इज नॉट एन ऑनेस्ट सिटीजन या फिर ऑनेस्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी। क्यों? क्योंकि साल में वो एक बार चोरी करता है। वाई? बिकॉज ही इज वेरी पैशनेट अबाउट रेयर बुक्स। तो मतलब उसके चोरी करने के पीछे भी एक बहुत ही मॉरलिस्टिक नहीं पर बहुत ही सॉर्टेड रीजन बोल सकते हैं, स्पेशली अगर आप बुक लवर हैं तो कि यार बुक खरीदने के लिए, रेयर बुक्स खरीदने के लिए वो चोरी कर रहा है। यहाँ पे इस पूरी कहानी में भी ऐसी कोई चोरी कर रहा होता है, पर उसको क्या होता है, एक और चीज इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये एक बार प्रिजन एक्सपीरियंस कर चुका होता है 15 साल पहले, जिसकी वजह से उसे प्रिजन या फिर जेल से बहुत डर लगता है। वो बोलता है कि मेरे को प्रिजन में तो कभी नहीं जाना, तो इसीलिए आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो ही इज हाफ रॉबिन हुड ऑफ सॉर्ट्स, कि वो अमीरों से चुराता है, तो इस तरीके से वो आधा रॉबिन हुड है। ही स्टील्स फ्रॉम द रिच बट ही डज नॉट गिव टू द पुअर बिकॉज ही थिंक्स ही इज द पुअर वन। एक और चीज के बारे में, ये लॉग्स बनाता है एंड ही हैज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस। तो हमें ये भी पता चलता है कि ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड शार्प पर्सन। और एक और चीज, जब ये प्लानिंग की बात करता है ना, तो ही इज वेरी मेटिकुलस, मतलब ही हैज एन आई फॉर डिटेल। क्योंकि जब भी वो प्लानिंग करता है तो वो हर एस्पेक्ट को समझता है। उस शॉर्ट ओवर ग्रैंज नाम की वो जगह होती है, उसके हर एक एस्पेक्ट को समझता है कि कितने लोग हैं वहाँ पे, कितने एंट्रेंसेस है वहाँ पे, चाबी कहाँ होती है, सेफ कहाँ है, कुत्ता है तो क्या है, क्या नाम है, वगैरह वगैरह वगैरह। इससे हमें पता चलता है ही इज़ वेरी डिटेल ओरिएंटेड, वो प्लान के हिसाब से चलता है। पर इसका पाला पड़ता है इसके भी ऊपर महारथी से, और उनका नाम भी नहीं पता, इतनी बड़ी महारथी है ये। शी इज़ द लेडी इन रेड। अब लेडी इन रेड के बारे में क्या कहना? शी इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल, शी इज़ वेरी करिज्मेटिक and she is very elegant and at the same time she is very eloquent and articulate। अब ये सारे adjectives क्या बोल दिए मैंने? eloquent and articulate की अगर बात की जाए तो बहुत ही अच्छे से वो बात करना जानती है, कन्विंसिंग तरीके से। क्योंकि वो भी चोर होते हुए भी वो हॉरेस, जो कि खुद भी एक बहुत स्मार्ट इंसान है, उसको धोखा दे देती है। क्योंकि वो हॉरेस को शी मेक्स him believe that she is the owner of the house, rather the wife of the owner of the house। और इसी तरीके से जो चोरी हॉरेस करने वाला होता है, वो चोरी तो हॉरेस करता है, बट जो उसका पूरा वेल्थ होता है, जो लूट होती है, वो ये मैडम लेके चली जाती है। और फंसता भी हॉरेस है, क्योंकि जाने अनजाने, इवन दो हॉरेस हैड प्लान कि भैया फिंगरप्रिंट्स ना है इसलिए मैं ग्लव्स पहनूंगा, उसके चलते भी वो बिना ग्लव्स पहन के ही उससे वो क्राइम करवा देती है। अब फिर हॉरेस को बाद में जेल हो जाती है और वगैरह वगैरह, बाकी कहानी तो आपको पता ही होगी। तो ये दो मेन कैरेक्टर्स होते हैं और इनकी खूबसूरती सिर्फ फिजिकल नहीं, इंटेलेक्चुअल भी है। इस बारे पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम आते हैं 5वें चैप्टर के ऊपर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर वो दिखता ही नहीं है, तो उसके बारे में जानना और भी ज़रूरी है। उनका नाम है ग्रिफिन, जो कि एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट है। और इससे हमें ये पता चलता है कि एक तो वो इंटेलिजेंट है, वो तो हमें पता ही है, बट साथ ही साथ वो बहुत परसिस्टेंट भी है। क्योंकि काफ़ी समय से वो एक फॉर्मूला डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा है या फिर इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा होता है जिससे आदमी इनविजिबल हो जाए। अब वो उसका इंटेलिजेंस और उसका परसिस्टेंस एंड द पैशन दैट ही हैज फॉर द सब्जेक्ट एक्चुअली गिव्स हिम रिजल्ट्स। तो वो फाइनली जब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं इस पूरे चैप्टर को, वहाँ पे पहले पैराग्राफ के अंदर ही हमें पता चल जाता है कि उसने वो फॉर्मूला बना लिया। बट यहाँ पे मोरालिटी की बात की जाए, मतलब उसका मॉरल कंपस कैसा है, सही गलत में अंतर करना उसे नहीं आता। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है अपने एक्चुअल रियलिटी की वजह से, उसका ओनर उससे परेशान होता है, उसके पास पैसे वगैरह नहीं होते हैं, वो चिड़चिड़ कुड़कुड़ करता है, तो उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन इतना अंदर हो जाता है उसके, जिसके तहत वो इतनी बड़ी इन्वेंशन करने के बावजूद भी उसका दुरुपयोग करता है, उसको गलत तरीके से अप्लाई करता है। वो चोरी चिकारी करता है, लोगों को मारता पीटता है। और अगर आप पूरी नॉवल पढ़ेंगे द इनविजिबल मैन बाय H.G. वेल्स, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी एडवेंचरस बट एट द सेम टाइम क्वाइट ट्रैजिक कैरेक्टर है ये बंदा। जीनियस बट ट्रैजिकली सो। और दूसरा जो है इसमें कैरेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि दैट कैरेक्टर स्टैंड्स आउट फ्रॉम द क्राउड, इज दैट ऑफ मिसेस हॉल्स। अब मिसेस हॉल कौन है? तो आइपिंग नाम की एक छोटी सी विलेज में जाके वो जहाँ पे जिस लॉज में या जिस होटल में वो रूम बुक करता है, वहाँ की ओनर की वाइफ होती है मिसेस हॉल। बट अनलाइक द रेस्ट ऑफ द पीपल इन दैट प्लेस, मिसेस हॉल इज वेरी क्यूरियस
एंड शी इज अ लिटिल बिट डेयरिंग ऑल्सो। क्यूरियस क्यों? क्योंकि वो जानना चाहती थी कि यार ये बहुत ही अजीबोगरीब दिखने वाला इंसान जो बैंडेज्ड है पूरी तरीके से, और वो बोल रहा है कि मेरे को किसी से मिलना नहीं, मैं शांति वगैरह के लिए आया हूँ और एक्सीडेंट में हो चुका हूँ, ये ऐसा है क्यों? और वो समझ जाती है ये कुछ तो अटपटा है इसके बारे में, बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स दैट ग्रिफिन इज वेरी एसेंट्रिक, काफी मूडी और अजीब से नेचर वाला बंदा है। एट द सेम टाइम वो जानते हुए भी कि ग्रिफिन नहीं चाहता कि उसके रूम में कोई भी उसके बिना परमिशन के एंटर करे, तब भी वो एक मौका मिलता है तो वो और उसके हस्बैंड उसके रूम में जाते हैं और तब थोड़ा थोड़ा पर्दा फाश होना शुरू होता है। तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि शी इज अ लिटिल करेजियस ऑल्सो, डेयरिंग भी है, एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो। क्यों? क्योंकि वो पुलिस को भी साथों साथ कॉल कर देती है, मतलब इतनी बेवकूफ नहीं है कि मैं खुद ही सब संभाल लूंगी। शी इज डेयरिंग बट एट द सेम टाइम शी इज नॉट फूल हार्डी, मतलब इतनी ब्रेव भी नहीं है कि बुद्धि काम करना बंद कर जाए। एंड उनको चोट भी लगती है इस दौरान, बट स्टिल किसी ना किसी तरीके जब वो नीचे वापस आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा समरी अगर आपने देखी होगी कि उड़ती हुई चेयर्स वगैरह यहाँ से वहाँ गिर रही होती हैं, बट स्टिल वो शी ट्राइज टू स्टैंड हर ग्राउंड, और आखिरी मोमेंट तक जब तक पुलिस वालों को मुक्का पड़ के वो बेहोश नहीं रहता तब तक वो हमेशा कोशिश कर रही होती है कि इसे पकड़ लिया जाए। अनफॉर्चुनेटली पकड़ नहीं पाते हैं, बट यहाँ से हमें कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि शी इज़ क्यूरियस, शी इज़ ब्रेव एंड शी नोज टू स्टैंड फॉर हर सेल्फ, क्योंकि उसको पता था कि उसके साथ गलत हो रहा है एक तरीके से, तो शी ऑलवेज मेड श्योर दैट शी स्टूड अप फॉर हर सेल्फ। और इसी तरीके से मिड टर्म को ध्यान में रखते हुए ये 5 चैप्टर्स जो थे इनके ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें बताइएगा कमेंट्स में। हम सेम चीज़ पोएट्री के लिए भी करेंगे, जहाँ पे हम लोग पोएटिक डिवाइसेस जो है ना उसके ऊपर ऐसी ही एक छोटी सी क्विक समरी बना देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड कोई भी डाउट्स वगैरह हो मिड टर्म से रिलेटेड प्लीज़ बताइएगा। हम लोग कमेंट सेक्शन पे अपनी पैनी निगाहें हमेशा कड़ाए रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।